की जो इंटेंसिटी है, फैलने का ढंग है, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि लावा, जहां से लावा का जो सोर्स है, जो ज्वालामुखी का, वो कितना बड़ा है। अगर सोर्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो सीधी बात है, थोड़ा सा लावा निकलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। चिपचिपा होने के बावजूद भी अगर सोर्स ज्यादा है, लावा की तीव्रता ज्यादा है, तो थोड़ी कुछ दूरी तक लावा फैल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहली कैटेगरी लावा के उद्भेदन की तीव्रता के आधार पर। ठीक, दूसरी कौन सी है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के क्या प्रकार। इसमें सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय कौन कौन, सक्रियता का मतलब कि हाँ, इनमें लावा, गैसें, जलवा से कुछ न कुछ लगातार ही निकलते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सुसुप्त, यानी कि डोरमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि हो सकता है अभी वर्तमान में अभी गैसेज या लावा कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन भविष्य में संभावना है कि वल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है और किसी तरह का उद्भेदन हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी है मृत ज्वालामुखी की, यानी कि भविष्य में ना ही कोई संभावना है इसके उद्भेदन की, और वर्तमान तो इसका है ही नहीं। ये दोनों कैटेगरी समझ में आई सबको? जी सर। यस सर। ठीक है सर ना? एक मिनट। हाँ हाँ यस सर सुषुप्त और प्रषुप्त दोनों एक ही चीज होती है ना? हाँ, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, सुषुप्त, प्रषुप्त, उसी को इंग्लिश में डोरमेंट कहते हैं, है ना? हाँ, ये कैटेगरी दोनों क्लियर हो गई। जी सर। जी सर। अब इसमें इन जी। दोनों में, ठीक है, इन दो इस कैटेगरीज में याद रखने वाली जो चीजें हैं वो है ज्वालामुखियों के नाम। ठीक है, सक्रिय, सुसुप्त और मृत तीनों कैटेगरियों के उदाहरण हमने छोड़ दिए हैं, ये आप लोगों को लिखने हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में कौन कौन से हैं, जिसमें भारत के भी कुछ ज्वालामुखी आएंगे। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से, मृत, इसके उदाहरण के लिए दो दो लाइनें छोड़ी गई हैं, ये आप लिख लेना, क्योंकि आएगा तो यही कि इनमें से कौन सा सुसुप्त है, कौन सा मृत है, या कौन। उसके अलावा जो पहला प्रकार था वो आ सकता है कि इनमें से विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी इनमें से कहाँ पाए जाते हैं, या फिर कौन, उसका उदाहरण कौन सा है। इस तरह के ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे। मेंस में इसके प्रकार के आधार पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो अपन ने आगे डिस्कस किया है या फिर लिखा गया है कि हाँ ये क्वेश्चन मेंस में आता है या फिर आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो शब्दावली है वल्कनिज्म की, या वल्कनिक जो चैप्टर है इसकी, ये बहुत आती रहती है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, टिप्पणी के लिए भी आ सकती है, 20-20 वर्ड्स के लिए, 20-20 शब्दों के लिए, है ना? तो वो शब्दावली वो मैं सर आवाज आपकी आ आवाज रही ब्रेक हो वॉइस रही नहीं है आ रही सर। आपकी। है ना? तो वो चीजें डिस्कस की हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें निकलती हैं ज्वालामुखी से, गैसेस। सबसे ज्यादा मात्रा जो है निकलने की वो है जल वाष्प, उसके बाद CO2 है, जलावा तो निकलेगा, सीधी सी बात है, SO2 वगैरह कुछ गैसेस के नाम, और लावा निकलना ही है। फिर एक शब्द होता है लैपिली। लैपिली मतलब क्या है, बहुत छोटे छोटे मटर के दाने जैसे, अखरोट के दाने जैसे छोटे आकार के चट्टानी टुकड़ों को लैपिली कहा जाता है, सिंपल। और उससे कुछ थोड़े से बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े ब्रेसिया कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी की मूवीज अगर देखी होंगी आप लोगों ने, तो ज्वालामुखी जब फटते हैं तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े दूर तक जाके गिरते हैं, घरों पर गिरेंगे, आसपास के क्षेत्रों पर गिरते हैं। घर तो खैर उसके पास कौन बनाएगा, आस पास के आबादी वाले क्षेत्रों पर गिरते हैं। ज्वालामुखी से बहुत बड़ी त्रासदियां अभी पिछले कुछ शताब्दी वर्ष पहले हुई भी है ना? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत भयंकर रूप से कई शहर के शहर भी तबाह हो चुके हैं, है ना? तो है क्या, ये ज्वालामुखी बम एक्चुअली ये बम का ही काम करते हैं, क्योंकि लावा सीधी सी बात है हाई टेम्परेचर का, और एक बड़ी सी चट्टान जब जाके दूर गिरेगी तो उस क्षेत्र को तबाह ही करेगी, सीधी सी बात है। तो वोल्केनिक एरप्शन में
ज्वालामुखी उद्भेदन में इस तरह की जो चट्टानें निकलती हैं उसको हम ज्वालामुखी बम कहते हैं, जो काफी बड़े आकार की होती हैं। ठीक है। फिर है प्यूमिस। प्यूमिस क्या है? ये राख और डस्ट से बने बहुत छोटे छोटे, छोटे तो नहीं, राख और डस्ट से बने इस तरह के पत्थर हैं जिनका घनत्व जो है वो पानी से भी कम है। पहला तो घनत्व कम हो गया, राख आपको भी पता है पानी में तैरती है, राख से बने होंगे तो सीधी सी बात है घनत्व कम रहेगा। दूसरा, इसमें गैसेस हो जाती हैं वो ट्रैप इन पत्थरों में, प्यूमिस में, है ना, क्योंकि राख डस्ट है, इसमें गैस भी है, और टेम्परेचर एकदम से कूल डाउन हुआ तो ये पत्थर क्या है, ठंडे होकर जम गए, लेकिन इसमें गैसेस वगैरह ट्रैप होकर रह गए, इस वजह से इनका घनत्व वगैरह वेट बहुत कम होता है और ये पानी पर तैरते हैं। अब ये कहानी आपने नल नील की सुनी होगी, लंका जाने के लिए ब्रिज बनाया गया था, तो उस पर नाम लिख देते थे रामचंद्र जी का और वो पत्थर तैरते थे। तो हो सकता है वो ये पत्थर हो, प्यूमिस या ज्वालामुखी। अब कहाँ से ढूंढ के लाए वो तो अलग कहानी है, लेकिन कहने की बात एक समझने के लिए कि हाँ, ये जो पत्थर है वो, इनका घनत्व इतना कम होता है कि ये पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं। ठीक है। पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या है? ज्वालामुखी से जब उद्भेदन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो पदार्थ बाहर निकल के आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? पायरोक्लास्ट। बाहर निकल के यानी धरातल पर आ रहा है उसको हम पायरोक्लास्ट कहते हैं, है ना। कहीं कहीं ये भी मिल जाता है कि छोटे चट्टानी टुकड़े जो पृथ्वी ज्वालामुखी से बाहर आते हैं उनको हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ये लिख दिया है कि सर्वप्रथम जो निकलेंगे वो पायरोक्लास्ट है, तो ऑप्शन में अगर पायरोक्लास्ट आता है तो लिख के आगे बढ़ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन यही है कि इनको क्या कहते हैं और पायरोक्लास्ट है तो फिर पायरोक्लास्ट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पायरोक्लास्ट यानी कि एक सम्मिलित एक शब्द हो गया सभी चीजों के लिए, उन पत्थर और चट्टानी टुकड़ों के लिए। ठीक है। अब क्रेटर। क्रेटर क्या है? वल्केनो का जो छिद्र है उसको हम क्रेटर कह देते हैं सिंपली। वल्केनो का जो छिद्र है, जो छेद है जहां से लावा बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? क्रेटर। अब ये क्या है? हल्का सा कीप के स्ट्रक्चर का होगा। क्यों? सीधी सी बात है, वल्केनो निकलेगा, वल्केनो से जो लावा निकलेगा बाहर की तरफ जाएगा तो वो दोनों ही तरफ या चारों तरफ एक दीवार जैसी बना देगा, जिससे कि बीच का हिस्सा थोड़ा गहरा होगा जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और वल्केनो अलग ही दिख रहा है, लावा दिख रहा है कि हाँ ये लावा यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है इसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है ना। अब क्रेटर के बाद क्या आता है? काल्डेरा। क्रेटर का ही बड़ा रूप जो है वो है काल्डेरा, है ना। होता क्या है कि लावा निकलने की प्रक्रिया में हो सकता है कि लावा जम जाए, ठंडा हुआ, ऊपर की परत इसकी जम गई कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, फिर दोबारा से कुछ भूगर्भिक प्रक्रियाएं हुई जिससे कि वहां का तापमान बढ़ा, लावा चैम्बर, जो मैग्मा चैम्बर हुआ वो सक्रिय हुआ, ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ी कि फिर से उसी छिद्र से बाहर निकला क्या? लावा। तो बहुत एक धमाके के साथ निकलने की या बहुत प्रेशर के साथ निकलने की उसने कोशिश की। इस कोशिश में क्या हुआ? क्रेटर जो है वो टूट के उखड़ गया या फिर दूर जा गिरा। जब वो टूटेगा तो जब जो छिद्र छोटा था वो फैल के बड़ा हो गया, है ना। तो क्या हुआ? काल्डेरा का निर्माण हो गया, जो कि क्रेटर से ऑब्वियस है बड़ा होगा, क्योंकि क्रेटर छोटा टुकड़ा था, ऊपर का हिस्सा टूटने की वजह से नीचे का जो बड़ा हिस्सा निकल के आएगा उसको हम क्या कहते हैं? काल्डेरा। और कभी कभी लावा निकलने की प्रक्रिया में धमाका इतना जबरदस्त भी हो सकता है कि ऊपर का हिस्सा या शंकु धस जाए, वो टूट भी गया और धस भी गया। तो उस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं? इस तरह के जो छिद्र होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? काल्डेरा। ठीक है। अब क्रेटर को भी अपन ने जो ड्राइंग है उसमें हमने बनाया है, आपने देखे होगा दो तरह के क्रेटर बने हैं, एक सिंपली एक कीप नुमा है उसको हम क्रेटर बोल रहे हैं, दे रहे हैं। दूसरा बनाया है नेस्टेड क्रेटर या घोंसलाकार क्रेटर। अब इसमें आप पढ़ेंगे या फिर इस चीज पैराग्राफ को आपने पढ़ा भी होगा, होता क्या है? जब कीटनुमा सिंगल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया या फिर धीरे ये परत दर परत जमता गया उसमें लावा। तो आप दूसरी जो फोटो देखेंगे नेस्टेड क्रेटर में, उसमें क्या हुआ कि पहले बाहर की जो परत थी वो जमी, फिर लावा क्या है वो थोड़ा सा नीचे हुआ, तो नीचे की परत जमी, फिर नीचे हुई उसकी निकलने
उसकी जो ऊंचाई है, निकलते निकलते उसकी मात्रा जब कम हुई तो और नीचे जब उसका स्तर गया तो एक घोंसले के जैसा या परत दर परत एक ढांचा बन जाता है कि चारों तरफ उसके छिद्र में, जिसको हम बोल देते हैं नेस्टेड क्रेटर या फिर घोंसलादार क्रेटर। ठीक है। क्रेटर लेक आप पढ़ेंगे या फिर लेक्स के प्रकार में क्रेटर लेक का भी नाम आता है। क्रेटर लेक क्या होती है कि ज्वालामुखी का जो छिद्र है वो कीटाणु ढांचा है, इसमें बारिश का पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में? जी सर। जी सर। ठीक है। एक फिर और शब्द आता है ट्रैप। सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, दक्कन दक्कन का ट्रैप। कोई बताएगा ट्रैप किसे कहते हैं? पठार जो होता है। और बेल बॉल कर लावा से मतलब चट्टान बनती है ओल्ड, हम कह सकते हैं सर, मतलब ब्लैक सॉल बनती है सर। सॉइल दक्कन का तो ट्रैप अलग चीज बनती है। है। नहीं सर, सॉइल तो वो अलग चीज है। वॉल्केनो का ही तो होता है। वल्केनो की होती है, ऐसे तो मिट्टी को भी ट्रैप कर दो तुम, वल्केनो मिट्टी तो चट्टान से ही आई, ये सर नहीं है। डेक्कन ट्रैप सॉइल है, अलग चीज दक्षिण है। अफ्रीका में सर डेक्कन पर्वत है, वो भी ट्रैप है। क्या क्या? सर साउथ अफ्रीका में डेक्कन पर्वत जो है सर, वो ट्रैप में ही आता है ना। हाँ तो वो आता है ना ट्रैप में। सर ट्रैप लावा का द्वारा बना हुआ पठार। ये कह सकते हैं लावा द्वारा बना हुआ जो पूरा क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र को हम ट्रैप कह दे रहे हैं, जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ लावा के निकलने के बाद होता है ना। इसमें किसी और तरह की चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस क्षेत्र क्षेत्र को बनाने में, है ना। उस क्षेत्र को हम कह सकते हैं ट्रैप है वो। ट्रैप का मतलब ही मीनिंग आप जानते होंगे सब लोग के यहाँ, एक जकड़ा हुआ या फंसा हुआ, इस तरह का। ठीक है ना। अब इसके बारे में दिखा भी गया है। दरारी उद्भेदन से अच्छा क्या समझ पा रहे हो? लिखिए लाइन, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन से क्या मतलब है? दरार भी हो सकता है, यदि कोई दरार है ना, अगर कोई बांटा जाता था, बात बनेगी, बात में कोई एक्टिविटी होगी सर, तो वहाँ फोर्स पैदा होगा, फोर्स पैदा हुआ तो वहाँ पर रिएक्शन होगा तो वॉल्केनो की उत्पत्ति हो सकती है। हाँ, दरारी उद्भेदन का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़े वल्केनो के रूप में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो रही है, धरातल पर बहुत एक दरार जैसी बनी, जब ऊर्जा अंदर पैदा हुई तो एक दरार जैसी क्रैक्स आए, दरार बनी, उससे लावा बहुत धीमी गति से निकल रहा है और धीरे धीरे फैल रहा है ना। इससे क्या हुआ कि बहुत ऊंचे पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर या ज्वालामुखी का जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे थे वो ना बन के लावा दरारों से धीरे धीरे बाहर आया और पूरे आसपास के धरातल में धीरे धीरे बहुत दूर तक जाके फैलता रहा, जिससे कि ट्रैप का निर्माण हुआ। इसमें निकलने वाला लावा ध्यान रखना कौन सा होगा? बेसाल्टिक। बेसाल्टिक मतलब एसिडिक प्रकार का या बेसिक प्रकार का? क्षारीय होगा या अम्लीय होगा लावा? क्षारीय होगा किस सर। प्रकार? है क्षारीय ना, होगा। क्षारीय होगा। क्षारीय होगा इसमें। ट्रैप सर जो एसिड में बनेगा चाहिए। उसका एसिडिक होगा। सर क्षारीय कैसे होगा? क्षारीय इसलिए होगा क्योंकि ये फैल बहुत दूर तक रहा है, इसका मतलब है इसमें चिपचिपाहट कम है, यानी कि सिलिका कम है, इसलिए क्षारीय है। ओके तभी तो सर। दूर तक जाके फैल पाएगा, है ना। अगर अम्लीय होगा तो सीधी सी बात है, अपने स्थान पर निकलेगा, जमना शुरू कर देगा, फैल नहीं पाएगा दूर तक, पठार नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसका जो लावा होगा सिंपली क्षारीय किस्म का रहेगा, इसलिए दूर तक जाके फैल पाए, चिपचिपाहट उसमें कम रहे। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। भारत का दक्कन ट्रैप सबको पता है, यूएसए का कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू देख लोगे आप, मिल जाएगा मानचित्र में, हम नॉर्थ यूएसए में नॉर्थ ईस्ट साइड। ब्राजील का प्राना प्लेट्यू, ये एक उदाहरण है ट्रैप का ही। ड्रेकन्सबर्ग प्लेट्यू भी एक, उस दक्षिण अफ्रीका का ड्रेकन्सबर्ग प्लेट्यू भी बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? ट्रैप का। ठीक है। अब गीजर कौन बताएगा, गीजर क्या होते हैं? मतलब गर्म जल का मतलब एक ऐसा स्रोत जिसमें कि गर्म जल जो होता है वो फुहारे के रूप में बाहर निकले, तो हाँ उसको सर अमेरिका में है सर एक गीजर इसका बोलते हैं। एग्जांपल, जिसमें पर्यटन केंद्र है वहाँ पे। हाँ, येलो स्टोन पार्क जिसको हम कहते हैं, जी सर। जी सर। है ना। अमेरिका में है, इसको हम येलोस्टोन पार्क भी कहते हैं, वो भी गीजर का ही एक बहुत शानदार ही है वो उदाहरण है, वो तो येलोस्टोन पार्क में। ठीक है। तो गीजर एक्चुअली क्या है? गर्म जल का जो सोर्स है जो कि धरातल में, अब गीजर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं
गीजर जो है संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से डायरेक्टली। क्यों? गर्म पानी धरती के अंदर कहाँ से निकलेगा? जहां ज्वालामुखी प्रक्रिया हो या फिर जो पानी का सोर्स हो ज्वालामुखी के चैम्बर या ज्वालामुखी के आसपास कहीं हो, ताकि पानी जो है वो गर्म हो पाए, वो लगातार निकलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गीजर। ये प्राकृतिक रूप से ये पानी धरातल से अपने आप ही बाहर आता रहता है। ठीक है, इसको हम ओल्ड फेथफुल या फिर एक्सिल्जर एक्सिल्जियर गीजर इसका नाम दिया गया है येलोस्टोन पार्क में जो है ना। आइसलैंड का ग्रैंड गीजर एक नाम दिया गया है जो काफी फेमस है। ठीक, अब धुआंरे जिसको फ्यूमरल्स बोलते हैं। फ्यूमरल्स या धुआंरे क्या होते हैं? ये ऐसे ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं कि कभी भविष्य में वहां पर ज्वालामुखी रही होंगी या इस तरह की ज्वालामुखी प्रक्रिया चलती हैं, लेकिन चल रही हैं और जो अंतिम अवस्था में। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें गैसेज निकलती रहती हैं। फुहारे मतलब बहुत हल्की गैस और जलवाष्प लगातार निकलती रहती है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा फुहारों में। ठीक है, और इसका अलास्का की कौन सी? अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स बहुत फेमस है। अलास्का की कटमई पर्वत श्रेणी है, उसमें ये फ्यूमरल्स या फिर वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स उपस्थित है। ठीक है, और ईरान का भी कोल सुल्तान फुहारे, यानी कोल सुल्तान एक ज्वालामुखी पर्वत है वहां का, ईरान का, वहीं पर ये कोल सुल्तान फुहारे जो है वहीं पर उसी नाम से दिया गया देखा जाए तो। ठीक है, इसमें निकलेगा क्या? पानी बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैसेज या जलवाष्प निकलती रहती है ना। ठीक है, अब आया लावा डॉट, ज्वालामुखी ग्रीवा और डायट्रम। ये तीन चीजें, लावा डॉट, ग्रीवा और डायट्रम, ये जो चीजें हैं ये बनेंगी लावा के ज्वालामुखी जो है उसका जो छिद्र है और उसकी जो नली है जिससे कि लावा ऊपर की ओर छिद्र के थ्रू निकल रहा है, उसमें लावा के जमने से जो संरचनाएं बनेगी उनको हम ये नाम दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है? लावा का जो छिद्र है उसके ऊपर, उस लावा का जो छिद्र है उसमें लावा जब जम जाए तो उसको हम लावा डॉट या फिर लावा प्लग कह दे रहे हैं, ज्वालामुखी प्लग कह दे रहे हैं, है ना। क्या हुआ कि लावा का जो छिद्र जहां से लावा निकलता था वहां पर लावा जम गया, जमने के बाद जो संरचना बनी उसको लावा डॉट या लावा प्लग कहते हैं। ठीक है, और ये जो लावा अगर उसकी पूरी नलिका में जम जाए तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ज्वालामुखी ग्रीवा। ठीक है, और इन दोनों ही संरचनाओं को सम्मिलित रूप से डायट्रम कह दे रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? नाम सिर्फ दो हैं, कौन से? लावा डॉट या फिर ज्वालामुखी प्लग और लावा ग्रीवा, ज्वालामुखी ग्रीवा। इन दोनों को सम्मिलित रूप से डायट्रम कह रहे हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। एक क्या हुआ? छिद्र में सिर्फ लावा जमा, दूसरा क्या हुआ? छिद्र से जो सोर्स नीचे की तरफ जो नलिका जा रही है जहां से लावा बह रहा है जिसमें निकलता है, जिससे उसको हम क्या बोल रहे हैं? ज्वालामुखी ग्रीवा। ठीक है, तो ये उनको उदाहरण भी इसके दिए गए हैं। मेक्सिको में सिपरॉक डायट्रम का उदाहरण है, ब्लैक हिल्स वेस्ट डेविल टावर ज्वालामुखी ग्रीवा का उदाहरण है। ठीक है, ये याद कर लेना, इन दोनों में से आ सकते हैं या फिर आ जाते हैं पूछने को। और कमेंट में ये जो शब्दावली है हमेशा आ सकती, याद रख के रखना, ये कभी भी आ जाएगी, खूब आती है। ठीक है, सारी शब्दावली जो भी है। उसके बाद क्या हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रिया में कुछ संरचनाएं जो है वो धरातल के नीचे बनती हैं। ठीक है, उनको अलग अलग नामों से उनके रूप के आधार पर बांटा गया है, या फिर रूप अलग अलग संरचनाओं के जैसे स्थल रूप है उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं जो कि धरातल के नीचे लावा के जमने के बाद बनते हैं। उसमें एक है बैथोलिथ, सबसे बड़ा जो ढांचा है बैथोलिथ। बैथोलिथ का मतलब क्या हुआ? ये कह सकते हैं एक लावा चैम्बर ही अपने आप में जम जाए, है ना, या फिर लावा का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो धरातल से काफी गहराई पर ही जम गया, जिसको हम बैथोलिथ कह दे रहे हैं, जो कि हजारों लाखों सालों बाद अनाच्छादन की प्रक्रिया के पश्चात धरातल पर प्रकट हो सकता है। अब इसमें जो रवे जो चट्टानी कण होंगे
वो रवेदार होंगे। क्यों? क्योंकि जो लावा जमा, उसके जमने का जो समय है बहुत लंबा है, धीरे धीरे ठंडे होता गया लावा और धीरे धीरे जमा, इसलिए उसके धीरे समय मिलने की वजह से जो कण होंगे लावा के वो बड़े आकार के होंगे। चट्टान के जो कण होंगे रवेदार होंगे, बड़े आकार के होंगे। ठीक है, एक ढांचा हुआ बैथोलिथ। दूसरा ढांचा है लोकोलिथ। लोकोलिथ क्या हुआ? यह भी एक गुम्बद यानी इस तरह का गुम्बद नुमा ढांचा है जो कि धरातल से कुछ गहराई पर होता है, बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं, कुछ फीट की गहराई पर, कुछ मीटर की गहराई पर इस तरह का ढांचा जो होगा इस रूप में जमा, जो ढांचा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। एक था बैथोलिथ जो काफी नीचे था गहराई में, एक था एक हुआ लैकोलिथ। फिर दूसरा एक और ढांचा है फैकोलिथ। फैकोलिथ यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, है ना, अपनति और अभिनति, इन दोनों का मिला हुआ रूप, इन दोनों को मिले हुए रूप को हम बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है ना, यानी जैसे फोल्डेड माउंटेन्स जो है, बुलंदराज चट्टानें थी, उनके किसी हिस्से में या फिर की दरारों में कह सकते हैं, इस तरह किसी तरह की दरारों में जहाँ चूने की चट्टानें वगैरह हो, ये तो वो क्या होगा? लावा के संपर्क में आएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो चूने का चट्टान हो या किसी तरह का ऐसा ढांचा हो जिसमें अभिनति अपनति और अभिनति यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों ही आपस में इस रूप में लावा जम जाए, इस दोनों इस फॉर्म में, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, फिर आया लोपोलिथ। लोपोलिथ मानी यानी कि इस तरह का तस्तरी नुमा ढांचा, है ना, जो नीचे से गहरा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लोपोलिथ। लैकोलिथ और लोपोलिथ में अंतर सिर्फ और सिर्फ इसी ढांचे का है। लैकोलिथ था ऐसा, यानी कि उत्तल था इसका ऊपरी हिस्सा, है ना, उठा हुआ, और जो लोपोलिथ है वो एक तस्तरी नुमा है जिसको हम, इसका अवतल गहराई रहेगी हल्की सी। ठीक है, ये दोनों इतना ही अंतर है, केवल और केवल दिखने का कि हाँ ये इस तरह से है ढांचा और ये इस तरह से है। लैकोलिथ फिर लोपोलिथ। फिर आया सिल और डाइक। सिल क्या है? लावा का जो जमाव हुआ वो एक बड़ी सी परत के रूप में, लंबी सी फैली हुई क्षैतिज रूप में परत है, उस रूप में हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? सिल। ठीक है, और सिल की बहुत पतली परत जो रहेगी उसको हम क्या बोल देंगे? सीट। ठीक है, और अगर लावा का जो जमाव है वो एक लंबे स्तंभ के रूप में जब होगा उसको हम बोलते हैं क्या? डाइक। और डाइक का छोटा रूप उसको हम बोलते हैं स्टैक, STL के। ठीक है, तो ये क्या हुए? लावा जब धरातल के नीचे जम रहा है, ये सारी की सारी स्वरूप हैं, वो क्या है, संरचनाएं क्या है धरातल के नीचे वाली? बैथोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक, ये सारी की सारी संरचनाएं धरातल के नीचे वाली हैं। ठीक है, आया समझ में? जी सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नो थोड़ा सर। सा रखने वाले हैं, कंफ्यूजिंग है ना, ये याद बने रहे। एक बार स्ट्रक्चर को बनाते चलना और उनके नाम लिखते चलना, ठीक है, तो फिर याद हो जाएंगे एक दो बार में। हाथ से आप इमेजिन कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, और बनाओगे लिखोगे तो याद हो जाएंगे। पठार क्या है? स्थल जो है पठार, वो धरातल के काफी नजदीक हो जाता है। ठीक है, फिर एक और आश्रित शंकु, हमने एक नाम लिखा है। आश्रित शंकु का मतलब क्या हुआ? ये ज्वालामुखी बना, उसमें से ही एक कोई नलिका या फिर दरार ऐसी निकली जो कि उसके विवर से या फिर जो मुख्य बिंदु, मुख्य छिद्र तो जो था ज्वालामुखी का, उससे थोड़ी सी दूर ढाल पर, ज्वालामुखी के ढाल पर एक और छिद्र बन गया, उस पर एक और ज्वालामुखी छोटा सा बन गया, उसी सोर्स से, वही सोर्स है उसके भी लावे का। उसको हम इस तरह के शंकु को, पूरी सम्मिलित संरचना को हम क्या बोल देते हैं? मिश्रित किस्म के शंकु। और मिश्रित में भी वो जो हिस्सा है उसको हम आश्रित शंकु बोल देते हैं। वैसे शंकुओं का भी प्रकार है, लेकिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं आते हैं शंकु के प्रकार, कितने प्रकार के शंकु होते हैं ज्वालामुखी और उसमें क्या है, वो कभी कुछ नहीं आता, इसलिए हमने वो नहीं बताया। ठीक है, तो ये था ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखीता।
अब इसका वितरण, ज्वालामुखियों का वितरण, अब ये प्रश्न हमने दोबारा से दिया गया है। एक तरह से ये जो प्रश्न है, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण बताइए और सर्वाधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में है और वहां पर क्यों है। ये प्रश्न रिपीट है एक तरह से देखा जाए। क्यों? प्लेट टेक्टोनिक में जो चीजें डिस्कस की थी अपन ने, जो चीजें बताई थी, वही सेम टू सेम चीजें इस प्रश्न में भी के आंसर में भी लगभग लगभग आएंगी, है ना, कि ज्वालामुखी का वितरण वहां क्यों है, वहां पर ज्वालामुखी सर्वाधिक क्यों है, और ये सारी चीजें। तो ये था ज्वालामुखी। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट किसी को अभी तक की कहानी में? सर जो हाँ ये जो धुआरे वाला जो टॉपिक वो बताया था पॉइंट, सर उसको एक बार क्लियर कर दिए। हाँ, देखो दो तरह के ढांचे हैं, एक है जिसको हम बोल रहे हैं गीजर और दूसरा है फुहारे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्मोक, फ्लोरोम्स बोलते हैं। पहले में क्या था, पानी निकल रहा था। ठीक है, दूसरा जो है धुआरे, सिर्फ और सिर्फ जल वाष्प और गैसें निकलेंगी, है ना। और वो क्या है, प्रतीक है एक तरह से ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था का। यानी कि ज्वालामुखी जब इस स्टेज में पहुंच जाए कि उसमें ऊर्जा या शक्ति क्या फुहार है ना, तो है कि तो वो सर आवाज नहीं आ रही। गंधक नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी थे उसमें सिर्फ और सिर्फ जलवाष्प और गैसेज निकलेंगी, उसमें कुछ ही। अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? जी सर अब आ रही है। चलिए, तो धुआरे का मतलब ये है उसमें गैसेज और जलवाष्प ही निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, उसमें किसी तरह का और किसी जल का या किसी तरह का और उद्भेदन या फिर निकलना नहीं होगा। और यह अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं ज्वालामुखी के। और गंधक युक्त जब धुआरे होते हैं उसको तो हम एक नाम और दिया गया है, क्या है उसका नाम, सोलह तारा उनको बोल देते हैं, किसको, धुआरों को, जब गंधक की उपस्थिति भी होती है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है, आया समझ ओके में? सर। जी सर। ठीक है, तो ये क्लोज हुआ, या इसके पीछे कुछ पढ़ लो, एक बार देख लो क्या है, नोट्स खोल के देख लो, कुछ पूछना हो तो पूछो। सर क्वेश्चन कितने आंसर कितने वर्ड में लिखना है? 200 वर्ड्स में लिखो। सर एक बार इसके वोल्केनो के कोई पॉजिटिव व्यूज बताई दो सर, सेंटेंस सर। पॉजिटिव व्यूज मतलब वोल्केनो से फायदे क्या है ये? जी सर। एक तो सर मिनरल्स प्राप्त होते हैं, अर्थिंग है सेव ना। के लिए तो अच्छा ही है ये सर, अर्थ के सेविंग सेविंग के लिए अच्छा ही है विस्फोट होना। वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि पृथ्वी अपने आप को संतुलित कर रही है, अपनी ऊर्जा को बाहर निकालती है ना। तो वल्कनोज का होना बहुत जरूरी है। वल्कनोज नहीं होंगे तो यहाँ भूकंप की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, सर क्योंकि खनिज भी मिलते हैं हमारे लिए सर इससे। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो खनिज प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा कि सॉइल। वल्कनोज से जो ऊर्जा निकल जाती सर है इससे तो सोइल भूकंप। सोइल भी तो प्राप्त हो सकती है हमें। और क्या, पठार बनते हैं, पठारों से फिर हमें चट्टानें प्राप्त हो रही हैं, चट्टानें टूट के हमें ग्रेनाइट दे रही है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वार्ट्ज तरह की कई तरह की चट्टानें हमें, स्टोन्स मिलते हैं हमें, जो अलग अलग तरह के इस्तेमाल होते हैं। चट्टानों पठारों से हमें मिट्टी, हजारों करोड़ों सालों बाद यही पत्थर तो मिट्टी बन जाते हैं, है ना। काली मृदा क्या है, ज्वालामुखी से निकले हुए पत्थर, करोड़ों साल पहले पत्थर रहे होंगे, धीरे धीरे वो नष्ट होते चले गए तो वो मिट्टी बन गए, है ना। इंदौर साइड कोई गया है क्या? नो सर। इंदौर जाओगे तो रास्ते सर में कुछ इस तरह, कोई गया है? जब सर इंदौर जाते हैं, जब इंदौर जाते हैं तो रास्ते में किसी ने ध्यान दिया हो कि हाईवे के पास कुछ अरावली और दूसरी प्रकार की चट्टानों की श्रृंखलाएं हैं या फिर पहाड़ हैं,
और इतने हजारों करोड़ों साल पुराने हो चुके हैं कि वो मिट्टी जैसे बन गए हैं, खुद ही पत्थर। एक्चुअली वहाँ स्टोन है, वो रोड वर्क और किसी तरह की चीजों में वो इस्तेमाल भी होता है, और इतना कमजोर हो चुका है कि वो मिट्टी बना जा रहा है ना। तो है क्या, वो किसी जमाने में प्लेटू रहा होगा, तो वो आज मिट्टी बन गया, वही काली मिट्टी बन जाता है, वहीं फिर फसल पैदा हो जाती है। ठीक है, यस और सर। बताओ। चलो, और अभी तक टॉपिक में किसी को कोई पायरोक्लास्ट क्या होते हैं, क्रेटर क्या होते हैं? अच्छा, ये जो नोट्स भेजे थे वो पढ़े थे किसी ने कि नहीं? यस सर, पढ़े थे। पढ़े थे। सब लोगों ने पढ़े यस थे? सर। चलो पढ़े फिर थे। चलो फिर भेजने का मतलब है, मतलब पहले भेजने से फायदा है कि हाँ पढ़ोगे, है ना, तो भेजते जी रहेंगे। यस सर। चलो ठीक है, फिर भेजते रहेंगे। और कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे? नेक्स्ट टॉपिक अपना बहिर्जात बल शुरू हो जाएंगे अब, डेनुटेशन की ओके। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, है ना। ओके। उसके बाद ये ग्लेशियर्स वगैरह भी आएंगे उसी में, है ना। डेनुटेशन, अपर्दन के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं ये सब शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सबको ज्योग्राफी में स्टैटिक जो सर पॉइंट आते हैं, कुछ स्टैटिक जो होते हैं सर कि ट्राइब्स वगैरह हैं सर, ट्राइब्स हैं, मिनरल है, या सर जो आते हैं लेक्स ना। हैं सर, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है याद करने में। ये एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इसको याद रखा जाता है कि भाई ये जनजाति यहाँ पाई जाती है, इसके इस तरह का इनका रहन सहन है, ये जनजाति यहाँ पाई जाती है, इसका ऐसा रहन सहन है। उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, उसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी याद करने के लिए, चाहे कहानी बनाओ, इस तरह से याद करना पड़ेगा। उसमें कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। अभी अपन लोग सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं फिजिकल में, है ना। उसके पीछे का कारण क्या है, रिजल्ट क्या है, इस तरह की चीजें। तो जनजातियां हुआ, स्टैटिक्स डेटा याद करना पड़ेगा। कई तरह के घास के मैदान है, वो यहाँ होते हैं तो होते ही हैं, वो तो अब है तो है। ज्योग्राफी में तो यही है कि जो है सो है, और उसी को ही याद करनी पड़ेगी काफी सारी चीजें। कुछ उसके कंसेप्ट भी हैं, काफी सारी चीजें अभी क्लियर भी नहीं है, अभी तो रिसर्च ही चल रही है बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसा है, अब रखना पड़ेगा, उसकी कहानी बनानी पड़ेगी, उसकी तरीके बनाने पड़ेंगे याद करने के लिए उस डेटा को। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो ओके सर। क्लोज किया थैंक यू जाए। सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।